नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की, और मेवाड़ में हम गुहिल शाखा के बाद में हमने शुरुआत कर दी थी सिसोदिया वंश की, यानी राणा शाखा की। कौन सी शाखा की? राणा शाखा की अथवा सिसोदिया वंश की। उसी में हमने भाई राणा शाखा का प्रथम शासक पढ़ा था, या सिसोदिया वंश का प्रथम शासक पढ़ा था। तो कौन है भाई सिसोदिया वंश का प्रथम शासक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? राणा हम्मीर। राणा कहलाने वाले शासकों की शुरुआत जो है वो हम्मीर से ही होती है। ये सिसोदा गांव से आए थे, हमने इनके बारे में जानकारी ले ली थी। अब राणा हम्मीर का बेटा हुआ था क्षेत्र सिंह। देखो, हम्मीर का समय क्या था? 1326 में इसने सिसोदिया वंश की नींव डाल दी थी। किसको हराकर? जैसा अथवा बनवीर को हराकर, जो मालदेव का बेटा था। 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, जैसा अथवा बनवीर को हरा करके। ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था। अब आती है 1326 से लेकर 1364 तक ये राज करता रहा, जिसमें इसके बड़े बड़े कारनामे थे। मैंने कहा था सिंगोली का युद्ध, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था किसने? जो दिल्ली का सुल्तान था, राणा हमीर ने उसको हराया था। इसके अलावा आसपास के जितने भी राजा थे, सभी हम्मीर के सहयोगी बन गए थे। इसका ये पराक्रम था। अब बात हम कर रहे थे कि साहब हम्मीर का बेटा क्षेत्र सिंह अगला राजा बनता है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्षेत्र सिंह, अथवा इसी को हम खेता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेता। तो क्षेत्र सिंह अथवा खेता जो अगला शासक है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे भाई। तो ध्यान देना भाई, जब खेता की बात की जाती है तो खेता की बात छोटी मोटी नहीं होती है। आदमी बहुत मोटा था। ये हमीर का बेटा था। किसका बेटा था? हमीर का बेटा था क्षेत्र सिंह खेता। 1364 ईस्वी में जब हमीर की मृत्यु हो गई थी, तब ये राजा बना था, और 1382 ईस्वी तक ये राजा रहा था। यानी अगर आपसे एक क्षेत्र सिंह अथवा खेता का समय पूछे, ये आप अपनी डायरी में नोट करते रहना मित्रों, नोटबुक में नोट करते रहना। जब आप नोट करते रहोगे तो आप सीख जाओगे, ये सुनिश्चित है। तो क्षेत्र सिंह अथवा खेता की हम बात कर रहे हैं। 1364 ईस्वी में यह शासक बना, और 1382 ईस्वी तक यह शासक रहता है। कब से कब तक है? 1364 से 1382 ईस्वी तक यह मेवाड़ का शासन करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि साहब राणा हम्मीर के समय हमने पढ़ा कि दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वहीं आपसे पूछ ले कि बताओ क्षेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक। कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि भाई फिरोज शाह तुगलक के समय मेवाड़ का शासक कौन था? क्षेत्र सिंह। अगर उल्टा आ जाए कि क्षेत्र सिंह अथवा राणा खेता के समय, राणा खेता के समय अथवा क्षेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। खास बात आती है कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने हिम्मत नहीं की कि मैं क्षेत्र सिंह पर आक्रमण करूं। क्यों? क्योंकि पहले राणा हम्मीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर दिया था। अपनी ताकत का एहसास, अपने शौर्य का एहसास, अपने पराक्रम के दर्शन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को करवा दिए थे। अब उसका बेटा फिरोज शाह तुगलक भाई कांप रहा था कि मैं क्षेत्र सिंह खेता पर आक्रमण कैसे कर दूं। और इसका प्रमाण ये भी है, आप जानते हो इसके बारे में, कि क्षेत्र सिंह खेता जो था, आपने मेवाड़ और मालवा युद्ध का सुना होगा। मेवाड़ और मालवा में लगातार संघर्ष बनना रहा। लगातार ये जो संघर्ष है ये लगातार चलता रहा। तो जो मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात करने वाला शासक है, वो मेवाड़ का शासक कौन सा? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम में महत्व रखता है कि मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात करने वाला शासक कौन है? मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात करने वाला शासक कौन है? वो है राणा खेता अथवा क्षेत्र सिंह। कैसे? तो दिलावर खां गोरी का नाम आपने सुना होगा। दिलावर खां गोरी मालवा का शासक था। दिलावर खां गोरी कहां का शासक था भाई? मालवा का शासक था दिलावर खां गौरी। तो दिलावर खां गौरी को क्षेत्र सिंह ने परास्त कर दिया था। क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था।
क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां गौरी को परास्त कर दिया था, दिलावर खां गौरी को हरा दिया था क्षेत्र सिंह ने। इसलिए मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? क्षेत्र सिंह अथवा खेता को जाता है। बाद में कई वर्षों तक लगातार मालवा और मेवाड़ के मध्य में क्या चलता रहा भाई? संघर्ष चलता रहा था। अगर मैं बात करूं कि साहब जो हाड़ौती के हाड़ा शासक थे, हाड़ौती के कौन से शासक थे? हाड़ा शासक थे। तो हाड़ौती के हाड़ा शासकों को भी, हाड़ा शासकों भी पटकनी दी थी, यानी हाड़ा शासकों को भी पराजित किया था। किसने? खेता ने। ये खेता के पराक्रम की बात चल रही है भाई। किसकी? यानी खेता के शौर्य की बात, खेता के पराक्रम की बात, खेता के बल की बात, खेता के तेज की बात चल रही है। इसने आसपास के राज्यों को जीत लिया था। और सबसे बड़ी बात आती है कि साहब खेता जो है, बूंदी के शासक थे लाल सिंह हाड़ा। कौन थे? लाल सिंह हाड़ा। कहां के शासक थे? बूंदी के शासक थे लाल सिंह हाड़ा। उनसे युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ था साहब। इसलिए यह बात भी आपको ध्यान रखना होगी कि क्षेत्र सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी, खेता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो बूंदी के शासक, क्योंकि हाड़ा शासक तो लगातार बदला लेने के लिए अग्रसर थे ही ना, तो बूंदी के शासक कौन थे भाई? लाल सिंह हाड़ा। लाल सिंह हाड़ा से युद्ध करते हुए क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो गई थी साहब। किससे युद्ध करते हुए? बूंदी के लाल सिंह हाड़ा से युद्ध करते हुए क्षेत्र सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये थोड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। कुल मिलाकर खेता के बारे में फिर देखना, सामान्य जानकारी, बहुत सामान्य जानकारी। अगला शासक इसका बेटा लाखा आएगा, और लाखा के बारे में गजब की जानकारी है। तो आप ये ध्यान रखना कि राणा शाखा क्या सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला बंदा तो कौन था? राणा हमीर, जो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। हमीर का समय 1326 से 1364 ईस्वी रहता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट, आप जल्दी लें। ले लिया? चलिए अब देखो कि भाई 1326 1364 जो है राणा हमीर का समय है। मैंने कहा इसके समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हराया था राणा हमीर ने। और क्षेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसके समय क्षेत्र सिंह की तूती बोलती थी भाई साहब। जूती तो बोले ही बोले, लेकिन तूती भी बोलती साहब। बात है इसका समय 1364 से 1382। अगर एग्जाम में पूछ ले क्षेत्र सिंह का समय क्या रहा होगा, 1364 से 1382 क्षेत्र सिंह का समय रहा है। और क्षेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। और क्षेत्र सिंह ने मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात किया था। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात करने का श्रेय मेवाड़ के किस शासक को जाता है? तो वो जाता है किसको? क्षेत्र सिंह अथवा खेता को। क्योंकि मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। किसने? क्षेत्र सिंह ने। और हाड़ा शासकों को भी पराजित किया था। अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी राज्य थे वो सब जीत लिए थे, चाहे वो छोटे छोटे जागीरी क्यों ना हो, जागीरों को भी जीत लिया था क्षेत्र सिंह ने। बात आती है अंत में बूंदी के शासक थे लाल सिंह हाड़ा। और लाल सिंह हाड़ा की कहानी हम लाखा की ओर जाएंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए क्षेत्र सिंह शहीद हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन अब क्षेत्र सिंह का बेटा लाखा है, उसके मन में रह गया भाई इसका बदला तो हमें लेना ही पड़ेगा। और अब आता है राणा लाखा अथवा लक्ष्य सिंह। तो देखिएगा राणा लाखा अथवा लक्ष्य सिंह की हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है राणा लाखा। राणा लाखा अथवा इन्हें हम क्या कहते हैं? लक्ष्य सिंह भी कहते हैं भाई। 1382 में जब मृत्यु हो गई थी किसकी? खेता की। खेता की मृत्यु 1382 में हो गई थी। तो 1382 में राजा बन गया लाखा। और कब तक रहता है ये? 1421 तक, मोकल तक रहता है। मोकल कब राजा बनता है? 1421 में बनता है ना। तो ध्यान रखना कि राणा लाखा का समय रहता है 1382 से 1421। भाई राणा लाखा का समय क्या है? 1382 से 1421। जरूर याद रखना आप, 1382 से 1421। और 1421 में हम मोकल को पढ़ेंगे कि 1421 में राजा कौन बन गया? मोकल बन गया था। लेकिन पहले हम लाखा की बात कर रहे हैं। गजब की कहानी आती है लाखा के समय कि राणा लाखा अथवा लक्ष्य सिंह की जब बात की जाती है तो राजा बनता 1382 से 1421 तक। 1382 में इसके पिता क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए। किससे लड़ते हुए? लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए साहब। तो बात यूं बढ़ती है साहब, थोड़ा आप ध्यान रखना। होता यूं है कि जो राणा लाखा है भाई, ये चाहता था कि मैं अपने पिता क्षेत्र सिंह की मृत्यु का बदला लूं। मैं अपने पिता क्षेत्र सिंह की मृत्यु का क्या लूं? बदला लूं साहब। भाई क्षेत्र सिंह कौन थे? आप जानते हो,
1364 में जो राजा बने, 1382 तक जो राजा रहते। अब इसने क्या किया भाई, लाखा ने फिर से वही बात कि क्षेत्र सिंह को तो हराना है, बूंदी के शासक थे लाल सिंह हाड़ा, लाल सिंह हाड़ा को तो हराना है। तो लाल सिंह के बाद जो बूंदी का राजा बनता है वो बनता है बर सिंह। ध्यान रखना कि लाल सिंह के बाद बूंदी का राजा, यानी अगर आपसे पूछे लाखा के समय बूंदी का राजा कौन, बर सिंह। कौन है भाई, बर सिंह। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, यहां पर आप कुछ चीजें मैं नोट कर देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि लाखा के समय, किसके समय, लाखा के समय बूंदी का राजा कौन, बर सिंह, बर सिंह हाड़ा। कौन था भाई, बर सिंह हाड़ा। कई जगह हमें बर सिंह की जगह नाम मिलता है वीर सिंह, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वीर सिंह हाड़ा अथवा बर सिंह हाड़ा, क्योंकि वीर सिंह का भ्रंश हो गया बर सिंह। बर सिंह हाड़ा अथवा वीर सिंह जो है ये बूंदी का शासक था लाखा के समय। और भाई साहब लाखा जो था उसने कहा कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला तो जरूर लूंगा, अपने पिता की मृत्यु का बदला तो मैं जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपनानी पड़े, और मेरे बल के आगे नहीं टिकेगा साहब बूंदी। इसलिए उसने क्या किया, आपने नकली दुर्ग की कहानी तो पढ़ी होगी कि नकली बूंदी का गढ़ तारागढ़, तारागढ़ का नाम सुना होगा आपने। बूंदी के किले को हम क्या कहते हैं, तारागढ़ कहते हैं। तो नकली तारागढ़ बनवाने वाला शासक कौन था, नकली तारागढ़ बनवाने वाला शासक कौन था भाई, यही लाखा ही तो था, यही लाखा था ना। होता यूं है कि राणा लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा साहब बूंदी के शासकों से, बूंदी के शासकों से अपने पिता की मृत्यु का क्या लूंगा, बदला लूंगा। और उसने कई बार, हालांकि हाड़ा शासक भी बहुत ज्यादा तेजस्वी थे, महाप्रतापी थे, तेजस्वी थे, महाप्रतापी थे, लड़ने में माहिर थे, तभी तो क्षेत्र सिंह को हरा दिया। और लाखा जो है बदला लेने के लिए आतुर था, उसने प्रतिज्ञा तो कर ली लेकिन विवश हो गया साहब, मामला गंभीर होता गया। बर सिंह ने जबरदस्त तरीके से लगातार क्षेत्र सिंह ने इन आक्रमणों का सामना करते हुए, बर सिंह ने इन आक्रमणों का सामना किया और वो लाखा से नहीं हारे। और लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा भाई साहब, जब तक मैं बूंदी को जीत नहीं लेता। अब शाम हो गई, सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, हालत इतनी खराब हो गई लाखा की। लाखा के सामंतों ने, जागीरदारों ने, जो मेवाड़ के जागीरदार सामंत है, उन्होंने सोचा कि हम ऐसे तो भूखों प्यासों मर जाएंगे, हमारे सरदार, हमारे शासक, हमारे महाराजा, हमारे राणा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। उन्होंने लाखा को सुझाव दिया, सलाह दी कि एक बार आप नकली किला बनवाइए बूंदी का, मिट्टी का, उसको तहस नहस कर दीजिए और उसको आप खत्म कर दीजिए। वहां हम किसी हाड़ा को लाकर खड़ा कर देंगे, हमारे पास भी कोई हाड़ा है यहाँ पर, मैं भी नाम बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, शायद आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बात आती है लाखा के लिए नकली किला तैयार होता है, और नकली किले का किलेदार किसे बनाया गया, प्रश्न यही बनता है, एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए नकली किले का किलेदार किसे बनाया गया। क्योंकि मैं आपको फिर कहूंगा, क्षेत्र सिंह जो है वो 1382 में मारे गए थे, और उसके बाद लाखा राजा बने, और लाखा जो है लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम बूंदी के शासकों को हरा करके राजा बन जाए, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। तो नकली किले का जो किलेदार है वो कुंभा हाड़ा को बनाया गया, और उसे कहा गया कि भाई 2-4 गोली लगा लगा के तो हार मान लेना, हाथ ऊपर कर देना। लेकिन कुंभा हाड़ा भी भाई साहब हाड़ा था, उसमें वो हाड़ोती का हाड़ा जाग गया। कौन, कुंभा हाड़ा। तो नकली किले का रक्षक कौन भाई, नकली किले का रक्षक कौन, कुंभा हाड़ा। कुंभा हाड़ा नकली किले का किलेदार बन गया, उधर से लड़ता रहा साहब, और अंत में ध्यान रखना इसमें हाड़ा जाग गया, ओरिजिनल हाड़ा जाग गया, और इसने जम करके लाखा से संघर्ष लिया। लाखा के भी भाई साहब पसीने आ गए थे, अंत में कुंभा हाड़ा की मृत्यु हो गई। लेकिन कुंभा हाड़ा जो कि नकली किले का किलेदार बना था साहब, अपने प्राणों की आहुति दे देता है ना भाई। मेवाड़ में ही ये नकली किला बनाया गया था, और वहां पर राणा लाखा से लड़ता हुआ कुंभाहाड़ा मारा जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया भी है, आपको ध्यान में रखना होगा।
ये निश्चित रूप से एग्जाम के लायक प्रश्न बनता है और यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भी है। अब देखो, लाखा जीत तो गया, यहां पर कुंभाहाड़ा मारा गया, लेकिन भाई साहब एक नकली किले को जीता। किसको जीता? नकली किले को। तो आप सोचिए जरा कि बूंदी के हाड़ा शासक भी कितने बलवान रहे होंगे उस समय, कि जब मतलब कि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नकली किला बनाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वहां के किलेदार, वहां के शासक बहुत ज्यादा ताकतवर रहे होंगे। लेकिन हम चलते हैं आगे की ओर कि लाखा के समय की एक घटना और है जो अगर आपको पता हो, मैं आपको घटना की चर्चा करूं कि लाखा जब वृद्धावस्था के दौर में था, हम इसके कुछ साहसों की बात करेंगे, इसके युद्धों की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी एक दो कहानियां जुड़ी हुई है। एक तो नकली किले की कहानी, किसकी? नकली किले की कहानी हमने पढ़ी। एक आती है इसकी शादी की कहानी कि साहब लाखा जब बूढ़ा हो गया था, लगभग 62-63 साल का लाखा रहा होगा, है ना, 62-63 वर्ष का लाखा रहा होगा। उस समय की बात है, एक मारवाड़ का शासक था राव चुंडा। मारवाड़ का कौन था भाई? राव चुंडा। ये उस समय राजकुमार रहा वहां का, राव चुंडा। राव चुंडा की एक बहन थी, हंसाबाई। राव चुंडा की बहन कौन थी भाई? हंसाबाई, जिससे बाद में मोकल जन्म लेता है, वही हंसाबाई। हंसाबाई जो है वो भाई, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। राव चुंडा मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा। राव चुंडा कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। और इनकी पुत्री कौन थी? हंसाबाई। कौन थी भाई? हंसाबाई इनकी पुत्री थी साहब। बात यूं उठती है कि राव चुंडा का एक बेटा भी था, रणमल। राव चुंडा का एक बेटा भी कौन था? रणमल जो है राव चुंडा का बेटा था, है ना। और रणमल की बहन हो गई हंसाबाई। रणमल की बहन कौन हो गई भाई? हंसाबाई रणमल की बहन हो गई साहब। अब रणमल जो है वो चुंडा के निर्देशन के बाद मेवाड़ आता है विवाह का प्रस्ताव लेकर। लाया तो था, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी याद होगा आपको भाई, लाया तो था रिश्ता लाखा के बेटे के लिए। लेकिन वही बात है, जब दरबार में बैठे थे, दरबार में बैठे बिठाए यूं ही जब रणमल रिश्ता लेकर आया, हंसाबाई का नारियल और रुपया लेकर आया और कहा कि साहब महाराज मैं रिश्ता लाया हूं, और ऐसे बातों में हंसी ठहाकों में राणा लाखा ने ऐसे तंज कस दिया कि हमारे बुढ़ापे में भाई साहब, बुढ़ापे में हमारे लिए रिश्ता कौन लाएगा, है ना। तो रणमल ने भी पुनः मौके का फायदा उठाता हुए कह दिया कि महाराज आपके लिए रिश्ता कौन नहीं लाएगा, अगर आप वचन दो तो मैं आपके लिए रिश्ता देने के लिए तैयार हूं, अपनी बहन का आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वचनबद्ध होना पड़े। कि साहब वचन दिया तो बोल क्या चाहता है तू? कि साहब हंसाबाई और आपसे जो संतान होगी वही मेवाड़ का शासक बनेगी, लेकिन वचनबद्ध थे साहब। राणा लाखा क्या थे? वचनबद्ध थे। हालांकि राणा लाखा को अटपटा सा लगा कि अगर मैंने ये हामी भर ली, राव चुंडा की बहन से, अगर राव चुंडा की बेटी से मैंने अगर विवाह कर लिया और उसकी संतान अगर मुझे राजा बनानी पड़ी, तो मेरा बेटा जो है, यानी लाखा का बेटा भी कौन था? राव चुंडा। लाखा का बेटा भी कौन था भाई? चुंडा, राणा चुंडा, है ना, इसको राणा चुंडा कह सकते हैं। चुंडा जो है ये राजकुमार चुंडा रहता है, ये लाखा का बड़ा बेटा था। तो भाई मेवाड़ का राजा तो ये बनेगा और बाद में विद्रोह हो जाएगा। तो चुंडा को जब इस बात का पता चला, रणमल ने अपनी चाल चली और चुंडा तक ये बात पहुंचाई। चुंडा को पता चला तो वो सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दे रहा था और उसने तुरंत ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जीवन भर विवाह ही, है ना, नहीं करूंगा। और ये प्रतिज्ञा के पीछे भी कहानी है कि जब रणमल उसके पास आया, चुंडा के पास, और कहा कि साहब महाराज आपके पिताजी विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी वजह से विवाह नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा है लेकिन आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं। तो साहब चुंडा ने कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, आप करो, और उसका बेटा ही, जो हंसाबाई का बेटा होगा, वही बाद में मेवाड़ का शासक बनेगा। लेकिन भाई साहब ट्विस्ट कहानी में आता ही रहता है। हुआ यूं, रणमल ने शर्त रख दी कि माना कि भाई आज तो तुम वचन दे रहे हो, कल को तुम मना कर दो। तो उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। उसने सूर्य के अर्घ्य लेके प्रतिज्ञा ले ली कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं इसके बेटे को ही राजा बनाऊंगा, हंसाबाई के बेटे को ही, अथवा मेरे भाई को ही राजा बनाऊंगा। रणमल कहाँ मानने वाला था, उसने कह दिया भाई साहब तू नहीं मानता, तू तो प्रतिज्ञा कर ली, तेरी बात हम मान भी लेंगे, तू सही है, लेकिन कल को तेरी संतानें होंगी, वो अगर गद्दी पर अपना अधिकार जमाएंगी तो क्या करें। तो चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली
भीष्म, महाभारत वाले भीष्म के जैसे कि भाई मैं शादी ही नहीं करूंगा, संतान कैसे होगी, और जब संतान ही नहीं होगी तो उत्तराधिकार युद्ध की कोई मामला उठता ही नहीं है। और आखिरकार यही हुआ, लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह सुनिश्चित कर दिया गया, और इसी लाखा और हंसाबाई से बेटा हुआ था मोकल। कौन हुआ था? मोकल। और भाई साहब उस मोकल का रक्षक किसको बना दिया? इसी लाखा के बेटे चुंडा को, लाखा के बेटे चुंडा को रक्षक बना दिया साहब। अब खास करके बाद में कालांतर में लाखा ने यह भी प्रथा चला दी थी कि जो भी चुंडा के वंशज होंगे या चुंडा के अगर अन्य जो भाई होंगे, है ना, चुंडा के वंशज तो होने से रहे भाई, इसने विवाह ही नहीं किया, लेकिन चुंडा के और जो अन्य भाई है, जो लाखा के अन्य भाई हैं, उनके जो वंशज है, बाद में इन्हीं के सिग्नेचर, इन्हीं के हस्ताक्षर होंगे उन पर, जो भी पट्टे वगैरह जारी होंगे, जो भी कार्य होंगे, सारे चुंडा के हस्ताक्षरों द्वारा होंगे। भाई कुल मिलाकर के 1421 में लाखा की मृत्यु हो गई थी। बाद में मोकल जो है वो राजगद्दी पर बिठा दिया गया 1421 में। अब बात आती है कि कुछ षड्यंत्र होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लाखा की बात कर रहे थे। ये दो कहानियां जुड़ी हुई है, हमने कहानियां बताई है केवल और केवल, अभी इतिहास बाकी है, अभी इतिहास बाकी है, केवल हमने कहानियों की चर्चा की है। भाई सामान्य सामान्य सी कहानियां हैं जिनकी बातें हमें करनी भी जरूरी थी साहब, है ना, तो ध्यान देना। अब हम लाखा की कहानी के अलावा बढ़ते हैं। दो कहानियां हैं, एक तो नकली किले की कहानी लाखा से जुड़ी हुई है, एक हंसाबाई रणमल की कहानी लाखा से जुड़ी हुई है कि अचानक ही भाई साहब रिश्ता आया बेटे के लिए और शादी कर ली बाप ने। बात आती है कि भाई लाखा के समय अगर आपको याद हो तो जावर का आपने नाम सुना होगा। उदयपुर में जावर नामक स्थान है। जावर कहाँ है? उदयपुर में है। तो जावर में चांदी की खान निकली थी। चांदी की खानें कहाँ है? चांदी की खान कहाँ है भाई? जावर में है। ये किसके समय निकली थी? लाखा के टाइम पर। किसके टाइम पर? लाखा के समय ही जावर में चांदी की खानें निकली थी। कौन सी खानें? चांदी की खानें। जिससे भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई मेवाड़ की, तो चांदी की खानें जो निकल गई, है ना। तो इससे कहा हुआ कि जब चांदी खाली निकली, जबरदस्त मेवाड़ जो है पैसे वाला धनाढ्य देश बन रहा था, इसलिए लाखा ने क्या किया, कई मंदिरों का, कई बावड़ियों का, कई कुओं का, कई धार्मिक स्थलों का और कई शिक्षा के क्षेत्रों का, जो उस समय आश्रम व्यवस्था थी, उनका सबका जीर्णोद्धार करवाया साहब। क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया था साहब। अगर आपको याद हो कि पिछोला झील, अगर आपको पता हो, पिछोला झील का जीर्णोद्धार भी लाखा के समय हुआ था, लेकिन वो लाखा ने नहीं करवाया था। लाखा के समय, अभी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पिछोला झील का जीर्णोद्धार किसके समय हुआ था? तो पिछला झील का जीर्णोद्धार लाखा के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लाखा के समय पिछोला झील का जीर्णोद्धार हुआ था साहब। लेकिन करवाया किसने था? तो करवाने वाला एक बंजारा था, छीतर बंजारा। कौन सा बंजारा भाई? छीतर नामक कोई बंजारा था। तो छीतर बंजारे ने क्या किया भाई? पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये जरूर ध्यान रखना कि पिछला झील का जीर्णोद्धार किसके समय हुआ था? लाखा के समय हुआ था। और करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो करवाने वाला व्यक्ति कौन था? छीतर नामक बंजारा। कौन था? छीतर नामक बंजारा। क्यों करवाया था? तो छीतर बंजारे का कोई बेल था जिसकी डेथ हो गई थी, बेल मर गया था छीतर बंजारे का। उस बेल की याद में पिछला झील बनवाई गई थी। पिछला झील किसकी याद में बनवाई गई थी? बेल की याद में बनवाई गई थी। एक प्रश्न और बन सकता है एग्जाम में कि साहब हमने पढ़ा क्षेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, सॉरी हमीर के समय, राणा हमीर के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर आया क्षेत्र सिंह, हमीर का बेटा। क्षेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अब आता है लाखा। लाखा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? लाखा के समय दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं ऐसे। भाई लाखा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था?
गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, अगर हम बात करें कि बदनौर का युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, हिंदुओं पर एक कर लगा दिया था, तीर्थ यात्रा कर। कौन सा कर भाई? तुगलक वंश जो है हिंदुओं से एक कर लेता था, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर। एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि भाई हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर जो है उस पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो तीर्थ यात्रा कर पर जो प्रतिबंध है वो लगवाया था राणा लाखा ने बदनौर के युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक को पराजित करके। भाई गयासुद्दीन तुगलक को बदनौर के युद्ध में पराजित कर दिया था। कौन से युद्ध में? बदनौर के युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक को पराजित कर दिया था और टैक्स लगवा दिया था। कौन सा टैक्स हटवा दिया था? तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगवा दिया था साहब। बदनौर के युद्ध में जो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की सुल्तान जो है वो टैक्स लेते थे हिंदुओं से, उसको लाखा ने माफ करवा दिया था, उसको प्रतिबंध लगवा दिया था कि भाई टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना भाई। कुल मिलाकर के सुल्तान जो गयासुद्दीन तुगलक था वो पराजित हो गया था लाखा से, और उसने वचन दिया था, तभी इसको छोड़ा गया था सुल्तान को, कि भाई मैं जो कि अपने बनारस में टैक्स लेते हैं, हिंदू धार्मिक स्थल होते थे वहां पर तीर्थ यात्रा जाने पर तीर्थ यात्रा का टैक्स लिया जाता था, तीर्थ यात्रा टैक्स लिया जाता था कि भाई जैसे आप बनारस जाते हो घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए भगवान के, तो आपसे टैक्स वसूला जाएगा। काशी जाते हो टैक्स वसूला जाएगा, गया जाते हो टैक्स वसूला जाएगा, अगर आप अयोध्या जाते हो टैक्स वसूला जाएगा। तो इस टैक्स को समाप्त करने का वचन दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने, तब छोड़ा था लाखा ने गयासुद्दीन तुगलक को, है ना। और लाखा को भाई साहब बहुत ज्यादा मात्रा में धन धान्य संपत्ति घोड़े ऊंट हाथी सब दिए थे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने इतना बुरी तरह से पराजित किया था गयासुद्दीन तुगलक को। अब आप सोच सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि क्या ताकत रही होगी लाखा की, कितनी ताकत रही होगी लाखा की। ठीक है, एक और बात आती है कि गुजरात का शासक था जफर खां, एक शासक और था गुजरात का, जफर खां। जफर खां कहां का शासक था? गुजरात का शासक था साहब। इसने अगर थोड़ा सा हम बहुत पुरानी समय की बात करें तो इसने मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया था। कहां पर आक्रमण कर दिया था इसने? मांडलगढ़ पर। ध्यान देना थोड़ा सा। लाखा शासक बना ही था, लाखा शासक बना ही था, उस समय की बात है 1396 ईस्वी में। 1382 में राजा लाखा शासक बना था, 1396 ईस्वी में जफर खान ने मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया था। कहां पर भाई? मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया था। इसे मुंह की खानी पड़ी भाई साहब। जफर खां को भी, जो कि गुजरात का शासक था, जफर का शासक कहां का था? गुजरात का शासक था, इसे मुंह की खानी पड़ी, इसे वापस लौटना पड़ा था साहब, इसे वापस लौटना पड़ा था साहब। तो ये बहादुरी के कारनामे थे लाखा के। किसके थे? लाखा के थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाखा ने जो आमेर है ना, उस पर भी आक्रमण किया था। आमेर के आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था साहब, यानी जिसको हम बैराट कहते हैं, जो अपना शेखावाटी क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा लाखा ने अपने कब्जे में ले लिया था। यानी लाखा ने अपनी जो मेवाड़ की सीमाएं हैं वो आमेर तक बढ़ा दी थी। कहां तक बढ़ा दी थी साहब? आमेर तक बढ़ा दी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम लाखा की बात करें तो लाखा विद्वान भी था साहब, ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान भी रहा है, इसलिए इसके आसपास जो है संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। और एक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि लाखा के दरबार में संस्कृत के कौन कौन से विद्वान थे। तो अगर हम बात करें लाखा के टाइम की, लाखा के समय संस्कृत के जो विद्वान हैं उनमें नाम आता है झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट का। एक तो झोटिंग भट्ट है, एक कौन सा है? धनेश्वर भट्ट। ये दो नाम आपको ध्यान रखना होगा। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके समय दरबारी रहे हैं? लाखा के समय दरबार में रहे हैं। कौन कौन से? झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट लाखा के समय ही संस्कृत के बड़े विद्वान रहे हैं साहब। ठीक है,
अब लाखा के बाद भाई लाखा की मृत्यु 1421 में हो जाती है और 1421 से लेकर 1433 तक अगला शासक बनेगा मोकल, जिसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। मोकल से इतिहास थोड़ा डेप्थ में चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके बाद के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। 14 से 18वीं सदी तक के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम डेप्थ में जाकर करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों फिर से हम। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिन भाई ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जिनको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो क्लासों से कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं, वो भाई कमेंट में लिखें और बताएं हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे इन वीडियो की पहुंच जो है सभी तक जा सके, सभी लोग इनका आनंद ले सके भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एप्लीकेशन है दिशा ई राइज, उसको भी आप डाउनलोड करें, और वहाँ पर अन्य कोर्सेज जो भी है अवेलेबल है सभी भर्तियों के, उनको आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।